नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी विश्व इतिहास के कुछ विषय की। किस क्लास की है? 11th क्लास की, जिसका टाइटल था आधुनिकीकरण के रास्ते। ये विषय हम क्या था? 11th विषय था, 11वां विषय की बात हो रही थी। उसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जापान के बारे में पढ़ रहे थे, तो जापान के बारे में ही आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी के आगे से रोजमर्रा की जिंदगी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण योजना की जिंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए होमो कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ में रह कर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने इस तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसा समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 50 येन प्रति माह थी। बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने का वाला कुकर, अमरीकी भूनक यानी मांस व मछली भूनने वाला, ब्रेड सेकने वाला टोस्टर। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ चित्र। कार क्लब। कार क्लब की बात करें तो मोगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त या 20वीं शताब्दी के लिए लिंग बराबरी, विश्व जीन यानी कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। नए मध्यम वर्ग के परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुआ। 1878 से जनता के लिए बाग बनाए गए और बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगी। टोक्यो में गिंजा गुनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बनाया गया है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमने। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला। अभिनेत्री मात्सुई सुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर, अ डॉल्स हाउस में नोरा का बेहतरीन किरदार निभा कर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। यह दौर ओज से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाए गए। आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौरान में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, असहमत प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी, उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को केंद्रीय उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निस्तानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलने और एकता से परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शन शास्त्री धोखे से लिया गया है, ने उसे एक उपनिवेश से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया का निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ, वह पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 से 47 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश
के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जायाबात्सु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए, इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ, उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया, लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसके जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान और औपचारिक स्तर पर गणतंत्र रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हो गया। इस पर रेलगाड़ियां 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यह भी जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि वे नए प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का विरोध किया गया। अरगजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके 1960 के दशक में मिनामाता में पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों से स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। आज एक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौती का सामना कर रहा है। आगे अब हम बात करेंगे चीन की। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं। कांग योवेल या लियांग क्याओज जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी के में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय मानी जाती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहीं पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर जो सीमित था, पर इसने उन चीजों को शुरुआत दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839-1942 को हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। अफीम युद्ध, ओपियम वॉर, एक यूरोपीय चित्रकारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। अफीम का व्यापार चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, लेकिन जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम। यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। कांग युई और लियांग किचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने
व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोलान वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों को इस्तेमाल करता है। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया था कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई, जिनका समय है 551 से 479 ईसा पूर्व। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया, ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए, बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। क्योंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। परीक्षा प्रणाली क्या है? अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख। ज्यादातर इम्तिहान के जरिए होता था, जिसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र पाकुबेन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर साल 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 से 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल पाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय सेंग हुआन डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूंकि यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना चीन में बात करें तो गणतंत्र की स्थापना 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। कब? 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। सन यात सेन 1866-1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम तीन सिद्धांत सन मिनचुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिससे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए, सामाजिक और राजनीतिक हालात डावाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे
हथियार ले गए, इसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनस्थता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिन्तांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात सेन के विचार कुओमिन्तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1887-1975 कुओमिन्तांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को, यानी स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप रंग, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिन्तांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था, औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था, इनकी संख्या लगभग 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज्यादातर लोग नगण्य शहरी यानी सियाओ सिमिन व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण की आईना थी। साओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। इसका विवरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। इसका वितरण 1935 का संघाई में एक काला अमेरिकन तुरही वादक बक क्लेटन अपने जैज ऑर्केस्ट्रा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वो काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे उसके वाद्य मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। जो अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उनकी बहुत सहानुभूति थी। गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई, जिसमें वे जीत गए, के बारे में वो लिखते हैं: चीनी तमाशाबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभीष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक रास्ते भर वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे। चीनियों की गरीबी और कठोर जीवन चर्या के बारे में वो लिखते हैं: मैं कभी कभी देखता कि 20 या 30 कुली मिलकर किसी बड़े भारी ठेले को खींच रहे हैं, जो कि अमेरिका में किसी ट्रक द्वारा या घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। ये लोग इंसानी घोड़ों से अलग कुछ नहीं लगते थे, और पूरा काम करने के बाद इन्हें इतना ही मिलता था, किसी तरह पेट भर चावल और सोने की जगह हासिल कर ले। मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे। यहाँ पर एक दिया हुआ है: रिक्शा खींचने वाला प्लान जिया द्वारा बनाया गया काष्ठचित्र लाओ से 1936 द्वारा रचित उपन्यास रिक्शा एक गौरव ग्रंथ बन गया। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिन्तांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गए। सन यात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना
कभी अमल में नहीं आए, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया। बढ़ती हुई कीमतों की कहानी यहाँ पर देखिए, बैल, सुअर, आटे की बोरी, मुर्गी, अंडे, कोयले का टुकड़ा और पन्ना। समय रेखा की बात करें यहाँ पर हम थोड़ा सा, तो जापान और चीन की समय रेखा के बारे में देखा जाए तो 1603 में तोकुगावा ईयासु जापान द्वारा ईडो शोगुनेट की स्थापना। चीन में बात करें 1644 से 1911 में छिंग राजवंश। 1630 में जापान में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद। 1839 से 60 दो अफीम युद्ध हुए। 1854 में जापान में देखा जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौते को अंतिम रूप देना, जापान के साथ अलगाव का अंत। 1868 में जापान में मेजी पुनर्स्थापना। 1872 ईस्वी में जापान में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेल लाइन। 1889 मेजी संविधान अमल में आया। 1894 से 95 चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ। 1904 और 1905 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ। 1910 में जापान में कोरिया का समामेलन। 1945 तक उपनिवेश। चीन की बात करें तो 1912 में सन यात सेन द्वारा कुओमिंतांग की स्थापना। 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध हुआ। 1919 में अगर चीन में 4 मई का आंदोलन होता है। 1925 में जापान में सभी पुरुषों को मताधिकार दिया जाता है और 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1931 में चीन पर जापान का हमला होता है और 1926-49 में चीन में गृह युद्ध होता है। 1941 से 45 प्रशांत युद्ध और 1934 में लॉन्ग मार्च चीन का। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम विस्फोट होता है और 1946 से 52 अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा, जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण करने के लिए सुधार। 1949 में चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने तो ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1956 की बात करें तो जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और उधर चीन 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। 1964 एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ था, यह जापान में हुआ। 1966 की बात करें सांस्कृतिक क्रांति हुई चाइना में। 1976 माओ से तुंग का और चाउ एनलाई दोनों का निधन हो गया था। 1997 ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। चीनी साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पिछड़ गया। इस लंबे और थकान वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में दो संकट थे, एक पर्यावरण संबंधी जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्राट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतरराष्ट्रीय थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया। 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ से तुंग 1893 से 1976 ने जो सीपीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ से तुंग की आमूलचूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए, जिसमें आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया।
1930 में जुनयू में किए गए सर्वेक्षण में माओ तुंग ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियों, छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और व्यवसायों, धार्मिक संगठनों की मजबूतियों, इन सबका परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा है और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। लड़के 100 से 200 युवान पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के लिए कोई उदाहरण नहीं मिले क्योंकि जरूरत मजदूरों की थी, लैंगिक शोषण की नहीं। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के तरीके पेश किए। आगे बात करते हैं कम्युनिस्ट की। तो कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च 1934 से 35 पर जाना पड़ा, जो सांगसे तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे यूनान में उन्होंने शुद्ध युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों ने कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हुई। यहाँ पर लॉन्ग मार्च दिया होगा। लॉन्ग मार्च, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये पूरा जैसे जूचिन से यहाँ तक, और फिर ये नान, तो ये पूरा यहाँ पर मैप देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक चित्र है, कैमरा चित्र 1941 में लॉन्ग मार्च पर सैनिकों द्वारा बंजर भूमि का कृषि प्रयोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें और लगातार हमसे हमारे अल्टीमेट ऑडियो बुक को सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।